तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे कि स्टेप 1 है इसमें कि सबसे पहले जिस टॉपिक पर निबंध लिखना चाहते हो उसको रूपरेखा यानी कि आउटलाइन तैयार कर ले। सपोज दैट आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो तो उसमें आउटलाइंस होती है ना, कि ये प्रस्तावना है और ये इस तरह से हमारा भ्रष्टाचार फैलता है, इस तरह से इसमें इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है और इन द्वारा होता है, और उसके क्या कारण है और क्या निवारण है, ये इस तरीके से हम आउटलाइंस तैयार करते हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक के बारे में जो कि बड़े टॉपिक्स हों, ज़्यादा नंबर के टॉपिक्स हों, अगर उनमें आउटलाइन से लिखोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 219 बच्चे हैं सर। ये लोग ब्लैक डे को हैप्पी डे क्यों बोल रहे हैं? ओनली प्रशांत, देखो मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, बस मुझे इतना पता है कि मैं बच्चों की 12th क्लास की तैयारी करा रहा हूँ, बिकॉज 16 फरवरी का पेपर है। तो आप लोग भी इन फालतू चीज़ों से ध्यान हटाकर अपने इस टॉपिक पर ध्यान दें। मैं सच में सीरियस हूँ भाई, अब मैं ऐसी मजाक कहाँ करता देखा हूँ उतना, बिकॉज अगर मैं ऐसी मजाक करूँगा तो मुझसे कहीं ज़्यादा आप लोग करोगे, क्योंकि आपको क्या मिलेगी, एक हिंट मिलेगी कि सही है यार, सर भी तो कर रहे हैं मजाक, मैं भी करता हूँ, है ना। तो वो चीज़ों को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 है इसमें, निबंध को जितना हो सके अपनी भाषा में ही लिखें। यानी कि जब आप निबंध लिखो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपनी भाषा में लिख रहे हो। सपोज करो प्रदूषण के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, और प्रदूषण में आगे कि भाई वायु प्रदूषण कैसे होता है। वायु प्रदूषण के कहें तो अनेकों कारण हैं, जैसे कि मोटर बाइक से निकलने वाला धुआं, कंपनियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, गलत जगह जैसे कि कूड़ा करकट का ढेर होता है वहाँ पर कचरे में आग लगा देते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं, कह सकते हैं कि बहुत से तरीके होते हैं, है ना। तो ऐसे अपनी तरफ से बनाकर लिखोगे, अपनी तरफ से अपनी खुद की लैंग्वेज उसमें यूज़ करोगे। लैंग्वेज और अपनी भाषा ऐसे यूज़ करना जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि भाई बंदे ने, बच्चे ने मेहनत की है, लिखा है। तो ठीक है, चलिए सर रिप्लाई क्या कहा रेणु यादव, मैं नहीं देख पाया। आप लोगों के लिए जाओ ऋषभ यादव, जी लो अपनी जिंदगी, एडमिट हो, हॉस्पिटल में हो, पड़े रहो। ठीक है, तो इसी तरीके से होती हैं चीजें। स्टेप 3, निबंध लिखते समय काट पीट बिल्कुल भी ना करें और शब्दों को गलत बिल्कुल भी ना करें या बिल्कुल भी ना लिखें, है ना। आपने जब भी आप एक ऐसा बड़ा टॉपिक लिखते हो तो उसमें काट पीट का विशेष करके ध्यान रखें कि वो ना हो। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो कट सिर्फ इतना सा लगाएं, क्योंकि ये इतना ऑड नहीं लगता जितना ऑड ये लगेगा। बहुत से बच्चे ये गलतियां करते हैं, तो ये गलती ना करें। ठीक है, ऐसा कट लगा दें, 2 बार ना खींच दो तो उतना भंदा नहीं लगता और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता। ठीक है, बिल्कुल रेणु यादव, हिंदी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है इसमें, ग्रामर जो है आज कंप्लीट हो जाएगी हिंदी ग्रामर इसमें। निबंध लिखते समय माइंड स्थिर रखें और उस टॉपिक पर फोकस करें जिस पर निबंध लिखना चाहते हो। देखा होगा आप जब निबंध लिख रहे होते हो या कोई भी सपोज कोई टॉपिक लिख रहे होते हो, अगर आप खुद पे एग्जांपल करना अभी कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान फालतू, अभी यहाँ पर फालतू चैट चल रही है तो अभी यहाँ पर आप लोग फालतू चैट करो एक दूसरे से। ठीक है, अभी एक दूसरे से चैट करने लग जाओ तो आपका ध्यान टॉपिक की तरफ नहीं रहेगा, चैट की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर टॉपिक पर ध्यान दोगे तो चैटों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसे कहते हैं माइंड स्थिर रखना। जब तक माइंड एक दिशा में स्थिर नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते। दिमाग को एक जगह पर, सही जगह पर टिकाना जरूरी है, नहीं टिकाओगे तो किसी दिन तुम टिकाऊ बन जाओगे, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, लाइफ में झटके खाते फिरोगे। ठीक है, स्टेप 5, आवश्यकता पड़ने पर फार्सल वर्ब्स एवं इडियम्स का प्रयोग करें। ऐसा करने से निबंध में 4 चांद लग जाएंगे, है ना। अब जिन निबंधों की हम बात करने वाले हैं, जिनको मैं पढ़ाने वाला हूं, वो हैं कोरोना वायरस या लॉकडाउन, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, महंगाई की समस्या और कारण, भ्रष्टाचार एक अभिशाप, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, कंप्यूटर आधुनिक यंत्र पुरुष और बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, आज जो करने वाले हैं वो मैं आपको धीरे धीरे आगे स्लोली समय के साथ बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है सर, संस्कृत कब स्टार्ट होगी? संस्कृत शाम में रहेगी आपकी 6 बजे से, टेंशन ना लें। ओके,
चलिए 270 बच्चे लाइव हैं, लेकिन ये भी नहीं है जितने बच्चे लाइव हैं उतने बच्चे वीडियो को लाइक करें। भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला निबंध तैयार करते हैं हम हिंदी में अपना। आइए, कौन सा निबंध है, पढ़ते हैं। प्रदूषण समस्या और समाधान। और एग्जाम की दृष्टि से बात करूं 14, 15, 18 लगातार 3 साल तक ये आया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, इसको लिख लो। मान लो मेरी बात को बेटा। सर पत्र कब कराओगे? रोहित राठौर, इसी क्लास में पत्र कराऊंगा, टेंशन ना लो, पत्र भी कराने वाला हूं बेटा। कंप्लीट व्याकरण का मतलब ही ये होता है कि सभी चीजें करके लेके चलना। गद्यांश और पद्यांश कब कराओगे? अमन लोधी, गद्यांश और पद्यांश बेटा शाम को 6 बजे से क्लास में होने वाले हैं। गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत श्लोक ये आपकी शाम की क्लास में रहने वाले हैं, ओके। और बेटा एक और जरूरी चीज जो फिलहाल में चल रहा है, पहले उस पर तो ध्यान दे लो। चलिए सर, निबंध मैक्सिमम कितने पेज का? अगर बेटा निबंध होता है, थोड़ी सी इज्जत होनी पड़ती है। अगर निबंध देखो, अब जैसे बड़े बेटियां और शिक्षा में खेलकूद, ये जो है बहुत छोटे रहते हैं, इतने बड़े नहीं रहते, तो ये हमारे कम से कम 2 पेज में खत्म हो जाते हैं। और हमारे जैसे पर्यावरण है ना, सॉरी प्रदूषण के ऊपर है ना, और लॉकडाउन के ऊपर है, कोरोना वायरस के ऊपर, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिनमें काफ़ी बड़े होते हैं, तो कम से कम 2.5 से 3 पेज का हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। भाई 9 नंबर दे रहा है एग्जामिनर हमको इस टॉपिक के, तो कम से कम इसको भाई 15 मिनट तो देना बनता है। 15 मिनट तो इस टॉपिक को देना बनता है। 15 मिनट में आप आराम से 3 पेज कर लोगे, अगर आपका लिखने का तरीका बढ़िया है, अच्छा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण समस्या और समाधान। प्रस्तावना, ये क्या है? एक हमारी आउटलाइन है। विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए जीवधारियों को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती है, अथवा वातावरण में बहुत सी हानिकारक घटकों में का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से प्रमुख प्रदूषणों का विनिवेचन निम्नलिखित है। कहने लास्ट लाइन का मतलब ये है कि कहने यही नहीं है कि जो देश विकसित हैं ऑलरेडी, और या फिर जो विकास की राह पर हैं, कि वहां पर प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण हर जगह है, किसी ना किसी रूप में प्रदूषण है, ओके। चलिए भाई टॉपिक पर ध्यान दीजिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को बताएं, एंड वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे थोड़ा सा। हाँ, सबसे पहले आता है हमारा भाई वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं। देखो, हर एक चीज का अपना महत्व होता है, और जितनी भी कोई चीज है, देखो खाना होता है, खाना अगर हम खाना हमारी भूख के अनुसार खाएंगे, हमारे पेट के अनुसार खाएंगे, तो हमारे लिए वो क्या रहेगा? लाभदायक रहेगा, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार खाएंगे, इंसान की इच्छाएं क्या होती हैं कि पूरी दुनिया पर राज करना है, पूरा ब्रह्मांड को उसको अपने मुट्ठी में करना है ना, ये इच्छाएं होती हैं। तो ऐसे ही जब अच्छी चीजें देखने को मिल जाए, दावत में जाते हो कहीं शादी वगैरह प्रोग्राम में, वहाँ बड़े बड़े अच्छे भोज्य पकवान हैं, खाने का मन करता है, इसे भी खाऊं, इसे भी खाऊं, इसे भी खाऊं, इसे भी खाऊं, इसे भी खाऊं। वो क्या होता है? वो इच्छा होती है सब चीज खाने की, लेकिन पेट इसकी गवाही नहीं देता। ऐसे ही वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं, लेकिन वायुमंडल साफ कहता है कि मुझे जिस गैस की जितनी जरूरत है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मुझे जिस गैस की या जिस चीज की जितनी जरूरत है, अगर वो मेरे पास उतनी मात्रा में होगी, तो जितने भी इस पृथ्वी पर दुनिया में जीवधारी हैं उन्हों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए
हाँ, निबंध में पॉइंट बनाना बहुत जरूरी होता है, पॉइंट से बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है, परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, इससे वस्तु, धातु और वस्त्र आदि प्राचीन इमारतों को भी क्षति पहुंचती है। यानी कि कौन सी गैस से हमारे फेफड़ों को, हमारी नाक में जब हम सांस लेते हो जलन होती है, या हमारी चीजों को कौन सी होती है बेटा? वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड से जो होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। और ये किससे होता है बेटा? कोयले और तेल के एक साथ जलने से, ठीक है। तो याद रखें इस चीज को। आगे जल प्रदूषण की बात करें। सभी जीवधारियों के लिए जल प्रदूषण महत्वपूर्ण होता है और आवश्यक है। पौधे अपना भोजन जल में घुली हुई अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार की खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। देश के अनेक शहरों में पीने का पानी निकट बहने वाली नदियों से लिया जाता है। दुर्भाग्य से हम इन्हीं नदियों से मीलों का कचरा, मल मूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश के अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है ना? देखा होगा। गौतम सर, प्रस्तावना की जगह प्रदूषण का अर्थ लिखें तो अच्छा रहेगा। देखो बेटा, मेरा मानना यह है आउटलाइन लिखने का एक तरीका होना चाहिए। प्रस्तावना बेटर है, जो आप बता रहे हो उससे कहीं ज़्यादा, मतलब कहीं ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर हम प्रस्तावना लिखें तो, है ना। एग्जामिनर को भी लगता है कि बच्चा तैयारी कर कर आया है। अपनी तरफ से हर चीज़ें बनाकर लिखना गलत है, ठीक है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं हर एक बार वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ। एग्जामिनर इसमें आपने क्या लिखा है ये पढ़ेगा, पक्का कंफर्म नहीं है। इसके पढ़ने के 50% चांसेस रहते हैं, शायद 50% ही वो आपके इस टॉपिक को पढ़ेगा, लेकिन वो आपकी इस आउटलाइन को 100% देखेगा। आपकी इस आउटलाइन को, यानी कि जो रूपरेखा है, जो आप इसको लिखोगे, चाहे वो प्रस्तावना हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, है ना, या फिर वायु प्रदूषण की रोकथाम, जल प्रदूषण की रोकथाम, ये जो आउटलाइंस होंगी इनको वो 100% पड़ेगा। तो इन्हों पर विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। सर, रूपरेखा कब लिखा जाता है? अनुज विश्वकर्मा, रूपरेखा का मतलब होता है ये आउटलाइंस, ये हेडिंग्स, ठीक है। सर, ऐसे को पहले लिखें या बाद में? बेटा, जितना पहले जो आ जाए वो लिख देना, उसके बाद पॉइंट डालकर, क्वेश्चन नंबर डालकर या टॉपिक नंबर डालकर आप लिखते रहो, ठीक है। हाँ, पॉइंट को ब्लैक पेन से लिख दो आराम से। जैसे इसको आप जो है ब्लैक पेन से लिख दो, आउटलाइन को, ठीक है। देखो, दो कलर्स ब्लू एंड ब्लैक ये पेन होते हैं, तो ब्लैक पेन से ये डालो और ब्लू पेन से ये जितना भी अंदर का मटेरियल है वो लिखना अपना, ठीक है। सर, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है बेटा। अब टाइम मैनेज करना है, चीज़ें मैनेज करनी है, तो मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत से पढ़ना था। दीक्षा मौर्य, बाय बाय सर जी, जाओ बेटा, कोई नहीं, चिल करो, पूरी साल आनंद लिया, अभी भी बाय बाय कहो, ठीक है। चलिए सर, बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें? गोविंदे बेटा, बता चुका हूँ इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो, ठीक है, काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। चलिए आगे बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है।
जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु विस्फोट से संबद्ध स्थान का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों के रूप में ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। परमाणु को जो तापमान होता है, जो परमाणु के जो रेडियंस होते हैं वो हमारे कपड़ों पर, हमारे बालों पर चिपक जाते हैं, है ना। जब हम स्टाइल में यूं बालों पर हाथ मारते हैं, अगर परमाणु की कहीं परमाणु केंद्र है या यहाँ पर परमाणु बम बनाने की या ऐसी कोई तैयारी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ से बहुत ही हाई इंच में क्या मिलती हैं, परमाणु के रेसेस मिलते हैं, रेडियंस मिलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसमें यही बताया गया है, ठीक है। सर निबंध में कितने शब्द होने चाहिए? अभिषेक यादव बेटा, अगर माप तोल के करना है ना तो माप तोल से तो बनिए की दुकान से घी, तेल, शक्कर, चीनी ये मिलेगा। अगर एग्जाम देने जा रहे हो, टॉपिक लिख रहे हो, तो मापना तोलना नहीं है। एग्जामिनर को लिखकर अपना टॉपिक समझाना होता है बेटा। थोड़ी सा बुद्धि का प्रयोग करो। ये फालतू की चीज़ें होती हैं कि इतना लिख दो इतना मिल जाएगा, इतना लिख दो इतना मिल जाएगा। टॉपिक के अकॉर्डिंग तो लिखोगे। जो भी टॉपिक लिखोगे सामने वाले को संतुष्ट तो करना है, बिकॉज 9 नंबर दे रहा है भाई सामने वाला तुमको, एग्जामिनर है वो। जो जितनी भी मेहनत करोगे वो तुम्हारे लिए ही मिलेगी। ओके। और एक चीज मैं बताऊं, क्यों, कब, कैसे, इन 3 चीजों का सवाल, क्यों, कब, कैसे, इन 3 शब्दों का सवाल तो भगवान के पास नहीं है तो मैं क्या दे पाऊंगा। तो तुम हो बेवकूफ, तुमको मैं बार बार संतुष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं इन चीजों पर विशेष करके ध्यान दो। 250 शब्द, 300 शब्द, आई डोंट केयर, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं मेरे टॉपिक को खत्म करने में, मेरे टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करने में। मैं अपना जो भी लिख रहा हूं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, चाहे वो 80 शब्द में हो, 200 शब्द में, 250 शब्द में या फिर 500 शब्द में, बशर्ते मेरा टॉपिक जो मैं लिख रहा हूं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। इस चीज का विशेष करके ध्यान देना, ठीक है। सर आतंकवाद का निबंध महत्वपूर्ण है या नहीं? देखो सभी टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए देखो शुरू एक कॉपी में विशेष करके 10 से 12 पेज, सबसे पहले निबंध या पत्र ही मत लिख देना। सबसे पहले 10 से 12 पेज जो क्वेश्चन पेपर आपसे पूछ रहा है पहले उससे भर देना, ठीक है। 10 से 12 पेज के बाद कहीं से कुछ भी करना, बस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्वनि प्रदूषण, अनेक प्रकारों के वाहनों तथा मोटर कार, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की तरंगें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य की सुनने की शक्ति का आशय होता है तथा उसे नींद ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का भी रोग उत्पन्न हो जाता है या फिर हार्ट अटैक की भी शिकायत बन जाती है, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ठीक है चलिए। सर जी तो एंग्री हो भाई, मैं एंग्री नहीं हुआ, मैं तुम्हारी बेवकूफूना बातों से मैं परेशान हो गया हूं। मैं तुमको बार बार समझा रहा हूं भाई, परसों का पेपर है, परसों का पेपर है, उस पर ध्यान दें भाई। चीजें तो क्लियर करोगे नहीं करोगे? अगर 250 शब्द गिनकर लिखोगे और टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो एग्जामिनर नंबर नहीं कट करेगा क्या तुम्हारे? प्रदूषण पर नियंत्रण, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की हैं। औद्योगिक कचरे के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। उद्योगों के कारण
उत्पन्न होने वाली प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया कि नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व इन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार उन्हें धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसकी व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। इस बात के प्रयास के जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यानी कि जो भी हमारी नई जनरेशन आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाए, वनों को ना काटे, जल प्रदूषण कम करे, फालतू में पानियों को बहाए ना। ठीक है, इस चीज़ पर बहुत सी चीज़ें करी गई हैं। ठीक है सर, त्यागपति कब पढ़ाओगे? रोहित राठौर बेटा ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ 2 बार। आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें, वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई 375 बच्चे लाइव हैं लेकिन उतने लाइक्स नहीं, बहुत गलत बात है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें। ओके, बेटा स्टडी वीडियोस। सर जीवन परिचय इंपॉर्टेंट बता दो। पहला तो बेटा एग्जाम में 12th के एग्जाम दे रहे हो, जीवन परिचय नहीं आएगा, साहित्य परिचय आएगा। इंपॉर्टेंट है। तो कल की मैं इसी टाइम की 11 बजे क्लास है, 1.5 घंटे की जो कराई है, उसमें मैंने जीवन परिचय कराए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ लेटर कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो। इस वीडियो में आज लेटर और ये खत्म करने वाला हूँ, इससे आगे मैं लेटर ही लेने वाला हूँ। ठीक है, प्रशांत सैनी रसूलपुर, राम राम जी। निबंध में सबसे पहले सांकेतिक बिंदु डालें या प्रस्तावना से स्टार्ट करें? प्रस्तावना से स्टार्ट करो डायरेक्ट, सांकेतिक वगैरह के चक्कर मत पड़ना, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लग जाता है। सर बैंक वाला करवा दो, ओके टेंशन ना लीजिए। चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन ही पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, अब इसका उपसंहार यानी कि निष्कर्ष की बात करें तो सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक हैं। याद रखना बेटा, प्रस्तावना और उपसंहार लिखना मत भूलना, बशर्ते एक आध हेडिंग छोड़ देना, लेकिन उपसंहार और प्रस्तावना ये लिखना मत छोड़ना। ठीक है, इसके साथ हमारा ये खत्म होता है और अगला टॉपिक उठाते हैं आपका जो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, पत्र। पत्र की बहुत ज़्यादा डिमांड देख रहा हूँ मैं, तो चलिए पत्र ले लेते हैं आपका यहाँ। चलिए सबसे पहले हमारे 2 पत्र हैं उसमें, उनको तैयार करते हैं। ठीक है भाई, बैंक वाले कौन थे? बैंक वाले देख लें। ठीक है, बहुत बच्चे बैंक के लिए कह रहे थे अभी कमेंट में। सर बहुविकल्प कब कराओगे? बेटा बहुविकल्प ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। चलिए ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। सेवा में हमारा आज का जो क्या है वो पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। हमारा पत्र है ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, यानी कि हमें लोन चाहिए बैंक से। अब लोन कई प्रकार के होते हैं, शिक्षा के लिए, है ना, और जो है बिजनेस लोन होता है, होम लोन होता है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ों में लोन होता है। तो हम जो लोन ले रहे हैं वो शिक्षा के लिए लोन ले रहे हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सेवा में प्रबंधक स्टेट बैंक गोमती नगर लखनऊ, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है महोदय, सामान्य निवेदन ये है कि वर्ष 2021 में संपन्न हुई यूपी सीपीएमटी की परीक्षा की मेधावी सूची मेरिट लिस्ट में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है।
प्रवेश हेतु संपन्न हुई काउंसलिंग में मुझे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ आवंटित हुआ है। संस्थान में प्रवेश एवं अन्य व्यय हेतु मुझे 5 लाख रुपयों की आवश्यकता है। इस शिक्षा हेतु मैं आपके बैंक से शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करना चाहता हूं। ऋण प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक प्रमाण पत्र यथा यूपीसीपीएमटी का योग्यता प्रमाण पत्र, काउंसलिंग पत्र, प्रवेश पत्र हेतु कॉलेज आवंटन पत्र, सभी योग्यता प्रमाण पत्रों एवं स्थायी निवास के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आदिवास प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। ठीक है, यानी कि जितने भी प्रमाणित प्रतिलिपियां, यानी कि जितने भी जो डॉक्यूमेंट मुझे आपको देने हैं, चाहे वो मेरी कॉलेज का फॉर्म हो, या फिर मेरा रजिस्ट्रेशन फी का फॉर्म हो, या फिर मेरा हॉल टिकट हो, या फिर मेरा आय मूल जाति हो, जितने भी जैसे जो कागज होते हैं इसमें जमा करने के लिए, वो सब मैंने अपने पास से तैयार कर लिए हैं। अर्थात मुझे ऋण प्रदान कर कर मुझे आपका बहुत आभार होगा। धन्यवाद सहित दिनांक लिखना है और प्रार्थी अपना नाम, पिता का नाम और अपना एड्रेस, इतना करना होता है, कुछ ज़्यादा नहीं। सर अपने मन से नहीं लिख सकते लेटर। बेटा मैं तो देखो, मैं तो कह रहा हूं जो मन में आए ना वो लिखाना, बस सामने वाले को समझ में आ जाए, सच बोल रहा हूं। आप और आपकी बात है। अब तक आपने बेटा पूरे साल अपने मन का ही तो किया था, आप कर ही क्या रहे थे? केबीसी ना किससे सॉरी कर कहलवा रहे हो? मैं सर जा रहा हूं। जाओ बेटा, कोई नहीं, अच्छी बात है, जाओ जाओ, टाटा बाय बाय। चलिए ठीक है। है ना, अब अगला है, इसमें एक और है, गंदगी और सड़कों के संबंध में पत्र। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर नहीं विश्वास तो देख लेना 16 फरवरी को। ठीक है, सेवा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मिर्जापुर। हम ये पत्र किसको लिख रहे हैं भाई? नगर पालिका को लिख रहे हैं। ठीक है, विषय क्या है हमारा भाई? गंदगी और सड़कों की समस्या। महोदय, मैं आपका ध्यान मॉडर्न टाउन में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले पॉइंट में हम क्या करेंगे, हम जिनके लिए पत्र लिख रहे हैं उनको बताएंगे कि भाई मैं कहां से हूं और मैं आपको किस तरह से संबोधित कर रहा हूं। दूसरे पॉइंट में हम अपनी जगह और अपनी परेशानी के बारे में बताएंगे। जगह बताया कि मैं आपका ध्यान मॉडल टाउन में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर करना चाहता हूं। इस बस्ती को बसे हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। ग्रामीण भारत समझते हो ना, जो कि जो हमारे भारत में गांव रहते हैं वहां पर टूटी फूटी सड़कें रहती हैं अक्सर हमारे गांव में, और गंदगी रहती है। ठीक है, तो जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूटी हुई हैं और वर्षों से उनकी मरम्मत भी नहीं हुई है। कई सड़कें अभी तक कच्ची हैं। जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई वे भी जगह से टूट गई हैं। यहाँ नालियां, वहां पर उनकी साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। परिणामतः पानी हर समय सड़ता रहता है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी का विकास या निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दिया जाए या फिर उसका प्रबंध किया जाए। ठीक है, धन्यवाद सहित डेट डालना है। भवदीय, इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देना, आपका आज्ञाकारी वगैरह मत कर देना, क्योंकि वो स्कूल की एप्लीकेशन में होता है, नगर पालिका बैंक के नहीं होता। वहां पर क्या कहते हैं हम, भवदीय, और अपना एड्रेस और नाम वहां पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए।
सर जी निबंध में थॉट्स भी लिखना चाहिए, जरूरी होता है। हाँ लिख सकते हो थॉट, ठीक है। मैं उसमें कहा तो था मुहावरों का प्रयोग कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये दो इसमें पत्र थे, इसको खत्म करते हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा मेरे को अनियंत्रित अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना बच्चों, जितने भी मैं इसमें निबंध करा रहा हूँ, जितने भी मैं पत्र कराने वाला हूँ इस वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सिस्टम हैंग हो चुका है, तो थोड़ा सा आराम देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सर अलंकार पढ़ाओ, ओके। कल रस और छंद तो करा दिए थे, अलंकार रह गए थे आई थिंक, उनको क्लियर कराते हैं। सर मेरा थॉट सुन लो, सुनाओ बेटा केबीसी विनर, तब तक आपका थॉट सुन लेंगे। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, अतिक रॉय बेटा नहीं देख पाया था, सॉरी। अमरनाथ वर्मा यस सर, यह त्रिपाठी यस सर, ओके। सर जी नाम लिखना है, देखो बहुत सी जगहों पर पत्रों में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें, जैसे अब स्कूल का होता है, स्कूल के में आबासा करना है, ठीक है। और जैसे बैंक का है उसमें हमको नाम लिखना होता है, बहुत सी चीज़ों में हमको नाम लिखने ज़रूरी होते हैं, एड्रेस लिखना अच्छी तरह से ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जिसके भी ऊपर लिखो उसमें ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सर जी नई शिक्षा नीति पर निबंध पर भी आता है, ओनली स्टडी यानी कि यदुवंशी, इट्स यदुवंशी। बेटा एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो मैं करा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप उस पर करना चाहते हो तो कर लीजिए, ठीक है। सर डेट कब की डालनी है, बेटा कभी की भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन का एग्ज़ाम है उसी दिन की डाल देना, एग्जामिनर इस चीज़ के नंबर नहीं काटेगा, ओके। चलिए प्रस्तावना, भ्रष्टाचार से आशय क्या है। हाँ अमित फ्रॉम दिल्ली, शाम को 6 बजे से क्लास रहेगी, उसमें संस्कृत गद्यांश पद्यांश ये रहेंगे, ठीक है। सर आई एम जारा, ओके अमरनाथ वर्मा। अरे आप लोगों को कहाँ मेरी मेहनत दिख रही है, आप लोगों को तो आपका फालतू टाइम दिख रहा है, करो बदतमीजियाँ क्लास में, जल्दी से जल्दी भाई 400 प्लस लाइक करो, ठीक है। भ्रष्टाचार शब्द संस्कृत के भ्रष्ट शब्द के साथ, भ्रष्ट शब्द के साथ आचार, आचार शब्द के योग से निष्पन्न हुआ है। भ्रष्ट का अर्थ है अपने स्थान से गिरा हुआ या फिर नीच, ठीक है, अथवा विचलित, और आचार का अर्थ है आचरण। आचार का अर्थ क्या है, आचरण यानी कि व्यवहार। इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गरिमा से गिरकर अपने कर्तव्यों को विपरीत किया गया आचरण या फिर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के विविध रूप हैं, वर्तमान में भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि इसके विविध रूप देखने में आते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार के हैं। देखो भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन हर जगह है, चाहे आपको अगर सरकारी कोई काम है ना, सरकारी कोई काम है, प्राइवेट काम में तो भाई पैसे जाते हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। सरकारी कोई काम है ना, तो चाहे वो 2000 रुपये का सही, 2 लाख का सही, 2 करोड़ का सही, वहां पर आपका करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वहां से सामने वाला आपसे रिश्वत लेगा ही लेगा, ठीक है।
चलिए, रिश्वत यानी कि सुविधा शुल्क, ये एक इसका नया नाम है रिश्वत का, भ्रष्टाचार का सुविधा शुल्क। किसी कार्य को करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा लिया गया उपहार, सुविधा अथवा नकद धनराशि को रिश्वत कहा जाता है। इसी को साधारण भाषा में घूस और सभ्य भाषा में सुविधा शुल्क भी कहा जाता है। साधारण भाषा हम जो कहते हैं, ये पुलिस वाले ना छोटे से छोटे केस की घूस लेते हैं, घूस, ये बड़े नीच होते हैं, बड़े गिरे हुए होते हैं। तो भ्रष्ट शब्द आ गया ना, ये बहुत गिरा हुआ आदमी है, भ्रष्ट गिरा हुआ आदमी यानी अपने पद से गिरा हुआ। तो वह क्या हो गया, संस्कृत शब्द क्या था, वो क्या था ऊपर, भ्रष्ट था ना, देख लो। ठीक है, तो अपने कार्य को समय से और बिना किसी परेशानी के कराने के लिए अथवा नियमों के विपरीत कार्य कराने के लिए आज लोग सहर्ष रिश्वत देते हैं। देखो, आज की इस दुनिया में सबको जल्दी रहती है, सबको अपना काम पहले कराना होता है। कोई गलत भी काम है उसको भी कराना चाहते हैं तो भी उसके लिए पैसा देना पड़ता है। ठीक है सर, रस और अलंकार इंपॉर्टेंट बता दीजिए। आदित्य वर्मा, कल की वीडियो में मैं करा चुका हूं, आप शाम की 6 बजे वाली वीडियो देख लें कल की जो है, तो आपको वहां पर दिख जाएंगे। ठीक है, अरे भाई जल्दी से जल्दी 400 प्लस लाइक कंप्लीट करो, ये क्या कर रहे हो आप लोग। चलिए ठीक है, भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म है ना, ये जो शब्द है वो आज की दुनिया में, आज के समय में आम बन चुका है। क्योंकि नेपोटिज्म का, भाई भतीजावाद का हर कोई जानता है। किसी का चाचा विधायक है सपोज दैट, तो वो क्या करेगा, वो अपने भाई के लड़के को क्या बनाएगा, युवा मोर्चा बनाएगा। अपने बेटे को क्या बनाएगा कि ये मेरा भाई उप विधायक बन गया मेरे साथ में, ये मेरा काम देखता है, इसको भी सरकार द्वारा सैलरी दिलवाई जाए। ठीक है, मेरे ये साले का लड़का है, इसको फलाना मोर्चा दे दो, है ना, ये मेरे उसका लड़का है, इसको नगर पालिका में इंचार्ज बना दो, ये मेरे उसके लड़का है, इसको इसमें ये कर दो, इसमें इसको वो कर दो। ठीक है, अपने एरिया में, विधायक के एरिया में जो बैंक आती है, इसमें इसको नौकरी दे दो इसकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में भाई भतीजावाद आपको देखने को मिल जाएगा, किसी ना किसी रूप में। ठीक है, तो किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा केवल अपने सगे संबंधियों को कोई सुविधा, लाभ अथवा पद, नौकरी प्रदान करना ही भाई भतीजावाद है। आज नौकरियों तथा सरकारी सुविधाओं अथवा योजनाओं के क्रियान्वयन के समय समर्थ अधिकारी, नेता लोग अपने बेटा, बेटी, भाई, भतीजा आदि सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही। देखो, सरकार से, सच में मोदी सरकार से इतनी योजनाएं आती हैं कि वो आम इंसान तक, जिनके कोई रिलेटिव या उनका कोई फैमिली में से या उनके रिश्तेदारी में से कोई बंदा एक अच्छे पद पर नहीं है, जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, तो कोई भी बताता नहीं है कि भाई तू ये कर ले, तेरे को सरकार से इतना सपोर्ट मिल जाएगा। सरकार की एक नई योजना स्टार्ट हुई है अभी, जो लोग अपना छोटा सा बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, है ना, छोटे से बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, सरकार उसके लिए 10 लाख रुपए दे रही है। आप जाकर अपने वहाँ पर ब्लॉक में या फिर जहाँ पर आपका जो है खेती का जो ऑफिस हो, तो वहाँ पर आप जाके मालूम करना, 10 लाख रुपए सरकार दे रही है। और इसमें ऑलरेडी 35% सरकार छूट दे रही है, यानी कि 10 लाख में से 35% की छूट मिल गई, यानी कि 3.5 लाख रुपए की आपको ऑलरेडी छूट मिल रही है। मात्र आपको सरकार को क्या देने हैं, 6.5 लाख रुपए। और वो 6.5 लाख रुपए पता कितने साल में रिटर्न करने हैं, 5 से 10 साल में। 5 से 10 साल में ये पैसे आपको सरकार को रिटर्न करने। इस प्रकार की जो योजनाएं आती हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने रिलेटिव्स को, यानी कि अपने भाई भतीजावाद, भाई के लड़के को उसको दिलवा देते हैं, लेकिन नहीं दिलवाते जनता को, आपको और हमको। तो वहां पर हम नेपोटिज्म को बताते हैं, हम वहां पर नेपोटिज्म को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें बड़ी जानने की होती हैं। अरे तहसील में कोई बताने नहीं बैठा है, तहसील में मत जाना। ठीक है, कमीशन, किसी विशेष उत्पाद, वस्तु अथवा सेवा के सौदों में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा सौदे के बदले में विक्रेता अथवा सुविधा प्रदाता से कुल सौदे के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना कमीशन है। आज सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के अधिकांश सौदों
अथवा ठेकों में कमीशनबाजी का वर्चस्व है। कमीशनबाजी भाई जानते हो ना, जिसे अगर हम सभ्य भाषा में क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं, और हमारी असभ्य भाषा में क्या कहते हैं, दलाल। दलाल तो दलाली खा रहा है ये बीच में। सपोज करो एक 100 गज का प्लॉट है और उसमें 2% उसकी कमीशन है। 100 गज के प्लॉट पर जो बीच का आदमी मालिक और ग्राहक दोनों के बीच में जो खड़ा होगा, जो सुलह कराएगा, उन दोनों में जो कॉम्प्रोमाइज कराकर जो डील करवाएगा, वो अपना 2% लेता है। यानी कि अगर 100 गज का प्लॉट उसको दिलवाता है किसी ग्राहक को, तो 20,000 रुपये वो लेता है। तो ये कहते हैं हम इसको कमीशन। ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा मिलेगा। और वहीं पर नगर पालिका में भी ये चीज़ होती है। नगर पालिका में जो गवर्नमेंट होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं उन लोग को ठेका देते हैं रोड बनवाने का, पुलिया बनवाने का, पुल बनवाने का। तो वो लोग भी इस क्षेत्र में क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं, घूस लेते हैं। ठीक है, तो उनका भी अपना रेट फिक्स होता है। तो ये होता है कमीशन का नया रूप। ओके, आपका अपना भाई राजू पंजाबी, क्लास 12। राजू पंजाबी, वाह, तालियां बजाएं, क्या करूं, माथे पे लिखवा लूं, राजू पंजाबी क्लास में आ गए हैं। नहीं, मेरी आवाज क्लियर है आई थिंक भाई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यौन शोषण, ये एक नया रूप है भ्रष्टाचार का। इसमें प्रभावशाली व्यक्ति विपरीत लिंग के व्यक्ति को अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले उसका यौन शोषण करता है। यानी कि आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो एक पुरुष होता है और स्त्री होती है, स्त्री बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अच्छी है, तो स्त्री को कोई काम है गवर्नमेंट से या कोई किसी भी क्षेत्र में सही, तो वहां पर व्यक्ति जो पुरुष होता है वो स्त्रियों से कुछ ना कुछ गलत करने के लिए, कुछ ना कुछ गलत करने के लिए कहता है। या फिर ये एक, यही नहीं है कि स्त्रियों के साथ होता है, पुरुषों के भी साथ ये चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक नया रूप है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के कारण क्या है, भ्रष्टाचार के कहें तो अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है महंगी शिक्षा, है ना। शिक्षा आज के टाइम में भाई बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज्यादा महंगी हो गई है ना, आपने ये चीज देखी होगी। A to Z जिंदगी, टेंशन ना लो बेटा, शाम को 6 बजे से हिंदी की क्लास में आना, वहां जरूर बताऊंगा मैं इस चीज को, आप टेंशन ना लें। चलिए, तो शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण ने उसे अत्यधिक महंगा कर दिया है। आज जब एक युवा शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करके किसी पद पर पहुंचता है, तो उसका सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि उसने अपनी शिक्षा पर जो खर्च किया है उसे किसी भी उचित अनुचित रूप से ब्याज सहित वसूले। उसकी यही सोच उसे भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल देती है और फिर वह चाहकर भी इससे निकल नहीं पाता। ठीक है, देखो हम और आप, चाहे मैं सही चाहे आप सही, बेटा देखो मैं हूं, अगर सपोज दैट मैंने अपनी शिक्षा पर 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, ठीक है, और वो 10 लाख रुपए मेरे पापा ने बड़ी मेहनत से कमाए थे, और या फिर किसी से उधार लिए, यानी कि ब्याज पर लिए, और मेरे पापा ने एड़ियां रगड़ रगड़ के वो ब्याज दी, तो जो मेरी फैमिली को दुख हुआ था उस समय पर, तो मैं क्या कहूँ, वो चिड़पन में मैं क्या करूँगा, वो गलत काम करने लग जाऊंगा, मैं बुराई के दलदल में धंसता चला जाऊंगा पैसे निकालने के चक्कर में। ठीक है, जब तक शिक्षा सस्ती नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सिग्मा एडिटी, सर आपने एक कमेंट भी नहीं पढ़ा, बेटा मैं देख नहीं पाया हूँगा, वरना मैं जरूर रिप्लाई करता। चलिए ओके, इसी के साथ लचर न्याय व्यवस्था, लचर न्याय व्यवस्था भी भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है। प्रभावशाली लोग अपने धन और भुजबल के सारे अरबों खरबों के घोटाले करके साफ बच निकलते हैं, जिससे युवा वर्ग इस बात के लिए प्रेरित होता है कि यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त धनबल है
तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस यही धारणा उसे अकुत धन प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार की अंधी में झोंक देती है या फिर गली में धकेल देती है। यहाँ से वह फिर कभी निकल नहीं पाता। जन जागरण का प्रभाव। हमारे देश के बहुसंख्यक जनता अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है, जिसका लाभ उठाकर प्रभावशाली लोग उसका शोषण करते रहते हैं और जनता चुपचाप भ्रष्टाचार की चक्की में पिसती रहती है। ठीक है। जीवन मूल्यों का हास्य और चारित्रिक पतन। आज व्यक्ति के जीवन से मानवीय मूल्यों का इतना हास्य हो गया है कि उसे उचित अनुचित का भेद ही दिखाई नहीं देता। जीवन मूल्यों के इसी हास्य ने व्यक्ति को इतना चारित्रिक पतन कर दिया है कि उससे अन्य लोगों के हितों की तो आशा ही नहीं की जा सकती। ऐसे मूल्यहीन दुष्चरित्र व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। देखो, हमारे और आपके पास में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत मतलबी होते हैं, जो कभी किसी का भला नहीं सोच सकते। ठीक है। सर आप हिंदी की तरह मत पढ़ाओ, स्क्रीनशॉट लेने दो और आगे बढ़ो। इसे बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। छंद अलंकार अन्य चीजें पढ़ाओ। अपने स्टार्ट। और वाह बेटा, क्या ट्रिक दी है। शाबाश बेटा मनो, शाबाश। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है। तो बहुत सी चीजें होती हैं और भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं, जैसे कि जन आंदोलन। भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण उपाय है जन आंदोलन है। जन आंदोलन के द्वारा लोगों को उनके अधिकारों का ज्ञान फैलाकर इस प्रकार अंकुश लगाया जा सकता है। देखो, यूं तो जन आंदोलन के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपके इस टाइम पर राहुल गांधी जी, प्यारे पप्पू जी जो हैं कांग्रेस के जो हैं, नेपोटिज्म कह सकते हैं, वो नेपोटिज्म का एक रूप है पप्पू यानी कि राहुल गांधी जी। ठीक है। तो वो एक यात्रा लेकर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन उस यात्रा का मतलब क्या है? उस यात्रा का मतलब है कि भारत तोड़ो यात्रा। तोड़ो कह सकते हैं, जोड़ो तो नहीं कह सकते। तो उनका जो वो सोच रहे हैं, उनका मोटिव ये है कि वो सब जन आंदोलन कर रहे हैं, जनता को एक कर रहे हैं उनके अधिकारों के प्रति, है ना। उनका मोटिव तो ऐसे ही जन आंदोलन करने चाहिए जब कोई चीजें गलत होती हैं, सबके साथ मिलकर। ठीक है। कोई नहीं कार्तिक दीपक बेटा, शाम की क्लास जरूर अटेंड करना, बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। ठीक है। अमन बॉस, चलिए सर आप टाइम वेस्ट ना करें बेटा, पूरी साल तुमने मौज ले लिया, आज थोड़ा सा तो मुझे बात करने दो तुमसे। कठोर कानून बनाकर ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। यदि लोगों को पता हो कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता, तो प्रत्येक व्यक्ति अनुचित कार्य करने से पहले 1000 बार सोचेगा, और ये सही है। चलिए ठीक है। हाँ, संस्कृत शाम को पढ़ाएंगे भाई, मैंने कितनी बार कह दिया। संस्कृत गद्यांश पद्यांश ये शाम को आपकी क्लास में क्लियर हो जाएंगे, 6 से 7 वाली में, टेंशन ना लो। ठीक है। निःशुल्क उच्च शिक्षा। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश तभी लगाया जा सकता है, यानी कि रोक तभी लगाई जा सकती है जब देश के प्रत्येक युवा को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाए, या फिर कह सकते हैं कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना इस दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। ओके। पारदर्शिता। देश और जनहित के प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता लाकर भी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, क्योंकि अधिकांश भ्रष्टाचार गोपनीयता के नाम पर ही होता है ना। मिलता कितना है, बताते कितने। सरकार से आया जनता के लिए 50 लाख, लेकिन सरकार ने जो विधायक ने बीच में जो अपने जनता को कितना दिया, 10 लाख। 10 लाख खर्च किया, 40 लाख खुद ने बचाया। तो ये पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार, जहां पर मोदी जी बैठे हैं, कि मोदी जी ने 50 लाख रुपए दिया है हमारे शहर की भलाई के लिए, तो वो 50 लाख रुपए हमको कैसे खर्च करना है, हमारे अकॉर्डिंग खर्च होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके की कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार की और जनता के बीच में, तब कहीं जाकर कुछ नया देखने को मिल सकता है इस भारत देश में। ठीक है। कार्यस्थल पर व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण।
कार्यस्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे पर्याप्त सुरक्षा तथा संरक्षण प्राप्त हो, जिससे निडर होकर अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ कर सके। यदि कार्यकारी व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण मिले तो धनबल और बाहुबल का भय दिखाकर कोई भी व्यक्ति अनुचित कार्य करने के लिए किसी को विवश नहीं कर सकता। महिला कर्मियों के लिए तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और संरक्षण देने हेतु कानून बनाया जा चुका है, लेकिन उनका यौन शोषण रोका जा सके। यद्यपि इस कानून को और अधिक व्यापक तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। देखा होगा कि कुछ लोग बाहुबल यानी कि अपनी बैकग्राउंड पावर दिखाकर या पैसे का बल दिखाकर यानी कि धन बल दिखाकर लोगों पर अपनी धौंस जमाते हैं। अधिकारी जो होते हैं उन पर अपना दम दिखाते हैं कि मेरा चाचा विधायक है, मेरा फूफा विधायक है, मेरा फलाना मंत्री है, मेरा फलाना ये है। वो बहुत सी चीजें कराते हैं, तो इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नहीं इसमें इतना नहीं लिखना है, इसमें आप ये लिख सकते हो। देखो अभी सपोज ये इतना बड़ा है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि कार्यस्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन करना है, यानी कि अपने अधिकार और कर्तव्य को अगर पालन करना है तो वहाँ पर उनके लिए सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो पुलिसकर्मियों द्वारा हो या कैसे भी हो, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर उनको बाहुबली और जो जिनों के पास धन का बल होता है वो लोग उन पर अपना धौंस जमाते हैं, यहाँ पर अपना अधिकार जमाते हैं उन अधिकारियों पर। तो इसके प्रति हमको सजग रहना है और इनके लिए हमको कुछ करवाना चाहिए या फिर करना चाहिए। इतना लिख देना इसमें कार्यस्थल पर व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण। ठीक है, नैतिक मूल्यों की स्थापना। नैतिक मूल्यों की स्थापना करके भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए समाज सुधारकों और धर्म प्रचारकों के साथ साथ शिक्षक वर्ग को भी आगे आना चाहिए। ठीक है, आने की उपसंहार यानी कि निष्कर्ष, हम तभी विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं जब भ्रष्टाचार के क्षेत्र में न्यायिक तराजू पर राजा और रंक एक ही पल्ले में रखे जाएं, भ्रष्टाचार पर कठोर कदम उठाए जाएं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरण हो। है ना, हमारा जो भी रहे, हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो टारगेट वो सिर्फ एक ही रहेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करना। अब कैसे करना है उसके अनेक तरीके होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, अमन बॉस, क्या परेशानी है भाई इस सज्जन को, इस बच्चे को, मेरे मुन्ने क्या परेशानी है तुमको अमन? समझ में नहीं आता। कभी हिंदी की कहते हो कि निबंध में ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है मैंने वो समझाया। फिर कहते हो सर पत्र को बताओ राइट साइड में लिखूँ या लेफ्ट साइड में लिखूँ। बेटा इतनी सी तो वो कॉपी रहती है, उसमें क्या राइट और क्या लेफ्ट। यहाँ पर लेफ्ट में लिखना था और राइट में यहाँ लिखना था। अब मेरा प्यारा बच्चा कह रहा है कि सर आप सर केमिस्ट्री में रिएक्शंस कराने वाले थे। बेटा मेरी शक्ल थोड़ा ध्यान से देखो, मैं दिनेश सर लगता हूँ कि किसी भी एंगल से, तो मैं रिएक्शन कहाँ से करा सकता हूँ? जाहिर सी बात है वो दिनेश सर कराएंगे। अब उनके क्वेश्चंस के जवाब मैं कैसे दे पाऊँगा, क्योंकि मैं तो हिंदी पढ़ाता हूँ पहली चीज़, और दूसरा मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। ठीक है,